नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। 4 विधानसभा क्षेत्रों में आज उपचुनाव हुए। ये केवल 4 विधानसभा का मामला नहीं है, इसमें बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां जुड़ी हुई हैं बिहार की राजनीति की। ये 4 एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक सभी पार्टियों के लिए टेस्ट है। मतलब सेमीफाइनल तो है ही कि इस फाइनल में 2025 में बिहार में क्या होगा। तो सब लोगों की प्रतीक्षा है कि इसके रिजल्ट की क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन हम लोगों की ये कोशिश है कि 23 नवंबर जिस दिन परिणाम घोषित होंगे उससे पहले दर्शकों को ये बताने की कोशिश करें कि आखिर इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में भले ही 1 साल का कार्यकाल बचा हो, लेकिन लड़ाई तो पूरी लड़ी गई है। सभी दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, सभी पार्टियों ने, सभी गठबंधन ने अपनी ताकत लगा दी है। वो इसलिए लगाई है क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि सेमीफाइनल है और 25 में जो फाइनल होने वाला है उसके लिए पार्टियां कितनी स्वीकार्य हैं मतदाताओं में, बिहार की जनता में, इन 4 विधानसभा क्षेत्रों से उसका आकलन हो सकेगा। तो इसलिए इसका काफी महत्व है। तो चुनाव जो हुए रामगढ़, तरारी, बेलागंज, इमामगंज। लेकिन अभी इस वीडियो में हम आपको रामगढ़ के बारे में बताएंगे कि आज रामगढ़ में दरअसल हुआ क्या। जो चुनाव हुए हैं, आज जो मतदान हुआ है उसमें किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत रहा है, कौन मात खा रहा है, कौन सह दे रहा है, तमाम तरह के आकलन। देखिए, ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चुनाव में जनसुराज जैसी एक नई पार्टी, जो कि हम कह सकते हैं कि एक नया प्रयोग है बिहार के लिए। बिहार में जिस प्रकार से पार्टियां चलती हैं उससे कुछ अलग ये पार्टी चल रही है, इस मायने में कि उनके नेता लगातार क्षेत्रों में पैदल यात्रा करते हुए, वो मतलब उस तरह का इनका अपना जो सिस्टम है और जिस प्रकार से वो हम कह सकते हैं कि मतदाताओं को के बीच जाकर अपनी बात को रखने की जो उनकी शैली है और साथ में जो जिस तरह का उनकी व्यवस्था है उसका कितना प्रभाव पड़ा है। देखिए, कोई भी नई पार्टी उपचुनाव से शुरुआत नहीं करती है, लेकिन जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने ये रिस्क लिया है और इस रिस्क का ही नतीजा है कि जहां बिहार में अब तो 2 ही धाराएं रह गई हैं, एक महागठबंधन और एक एनडीए, लेकिन जनसुराज ने कहीं ना कहीं तीसरा कोण बना दिया है। इसलिए आकलन करने में अब वो पहले वाली सुगमता नहीं है, काफी दांवपेच है। अब किसका वोट कट रहा है, किसका वोट किस में जुड़ रहा है, कौन जात कहां जा रहा है, कैसे से जा रहा है, ये बड़ा मुश्किल है। दूसरा कारण इसका ये है कि केवल 1 साल के लिए कार्यकाल बचा हुआ है। तो बहुत सारे मतदाताओं से हमारी बातचीत बोले कि कुछ नया प्रयोग किया जाए, कुछ नए लोगों को मौका मिले। कुछ अभी तो काफी दिनों से हम देख रहे हैं 2 ही गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, तो कुछ नया प्रयोग हो, और 1 साल की तो बात है। तीसरा ये होता है कि 4 विधानसभा उपचुनाव जो हुए उसका कोई विशेष प्रभाव सरकार पर तो पड़ने जा नहीं रहा है, लेकिन राजनीति पर जरूर प्रभाव पड़ेगा इसका, और बिहार की राजनीति पर इस 4 विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे उसका काफी प्रभाव पड़ेगा। तो जनसुराज का भी आकलन इसमें हो जाएगा कि वो कितने पानी में है। अब बात करते हैं रामगढ़ की। रामगढ़ काफी मतलब हॉट सीट रहा एक तरीके से, इसलिए क्योंकि यहाँ आरजेडी की प्रतिष्ठा दांव पर है। वो इसलिए दांव पर है कि रामगढ़ से विधायक बने थे सुधाकर सिंह, जो बक्सर से सांसद बन गए, और जो उम्मीदवार हैं आरजेडी के रामगढ़ से, अजीत कुमार सिंह, सुधाकर सिंह के भाई, और
आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कद्दावर नेता, उनके बेटे हैं, तो वो उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। लड़ाई की जहाँ तक बात है तो किसके किसके बीच में लड़ाई है, ये इसका आकलन ही करना रामगढ़ में बड़ा मतलब दुरूह कार्य है। और इसके लिए हमने जो हमारी आकलन करने की जो व्यवस्था है उसके आधार पर हमने जो भी आकलन किया है, देखिए रिजल्ट तो फाइनल होता ही है, लेकिन उससे पहले क्या परिणाम हो सकते हैं उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए लड़ाई जो है निश्चित तौर पर बीजेपी और बीएसपी के बीच में है। बीएसपी वहाँ पर काफ़ी मजबूत है और बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं सतीश कुमार यादव, जो अंबिका यादव के भतीजे हैं। अंबिका यादव कभी जगदानंद सिंह के साथ रहा करते थे, उनका चुनाव प्रबंधन देखते थे। 2010 में वो आरजेडी से विधायक भी बने, तो वो उनका एक अलग मतलब, और बसपा का कैडर वोट है। दूसरा जो बीजेपी है, बीजेपी के अशोक सिंह 2015 में चुनाव जरूर जीते थे, लेकिन 2020 में काफ़ी कम मतों से सुधाकर सिंह से हारे थे, 189 वोट से, 189 वोट से। तो उनके प्रति सहानुभूति की लहर है, लेकिन जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं सुशील कुशवाहा, वो भी बसपा में ही रहे हैं और बसपा में रहते हुए उनकी पकड़ अच्छी है उस इलाके में, तो उनको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। भले ही लोग कह रहे हैं कि लड़ाई बीजेपी बीएसपी के बीच में है, लेकिन इसमें जनसुराज का तीसरा कोना भी है। उसका कारण ये है कि जो बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, जो अपर कास्ट है, उसमें ब्राह्मणों ने इस बार वोट नहीं दिया है बीजेपी को। वहाँ कोई नाराजगी है बक्सर लोकसभा को देखते हुए। हालांकि हम नहीं कह रहे हैं कि सारे के सारे ब्राह्मण नाराज हो गए हैं, लेकिन ब्राह्मणों की अच्छी खासी संख्या ने जनसुराज को अपनाया है। कुशवाहा वोट बैंक है जनसुराज के पास। उसके बाद मुस्लिमों को भी तोड़ा है। मुस्लिम वो इसलिए क्योंकि आरजेडी यहाँ पर थोड़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है। आरजेडी और बीजेपी दोनों एक ही जाति के उम्मीदवार हैं, तो उनका जो जातीय जो आधार है वो उसमें बंटवारा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक परिवारवाद का जो एक ठप्पा लग गया। हालांकि चारों विधानसभा में ये बातें हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा है इसका असर, तो वो भी मतदाताओं पर उसका असर हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वोट प्रतिशत तो आपको पता ही है कौन कितनी संख्या में है। राजपूत सबसे ज़्यादा है, 21% हैं। उसके बाद आपको मुस्लिम 8.5% है, करीब 25,000 के करीब में। यादव हैं 6.8%, करीब वही 20-22 हज़ार के करीब में। तो ये संख्या, ब्राह्मण करीब 26-27 हज़ार हैं। ब्राह्मणों की संख्या कम है, 20 के करीब में है, और लेकिन वोटिंग कैपेसिटी उससे भी कम है, 17-18 हज़ार की हम बात कर सकते हैं। तो इसका अगर जोड़ तोड़ किया जाए तो जनसुराज की तरफ से तो बिल्कुल दावा है कि कम से कम 5,000, अधिक से अधिक 10,000 से जनसुराज यहाँ से जीत रही है। लेकिन उनके दावे पर हम नहीं जाएंगे। जो हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो व्यवस्था है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बीजेपी को यहाँ पर एज है। अशोक कुमार सिंह को, उनको एक सहानुभूति भी है, और प्लस जो मुस्लिम वोटर जो कटे हैं आरजेडी से, वो भी एक कारण है। और यादव जो कि MY समीकरण एक आधार है आरजेडी का, वो भी आधार यहाँ पर खिसक गया है, क्योंकि बीएसपी ने यादव को टिकट दे दिया है, तो यादव वोटर उधर चले गए हैं। मुस्लिमों को ये समझ में नहीं आया कि बीजेपी को कौन हराएगा, तो बीजेपी को तो बीएसपी हरा सकती है, मतलब अभी के जो आकलन में। तो आरजेडी की स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं है।
जनसुराज ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो रामगढ़ से हम कह सकते हैं कि एज बीजेपी को है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।